नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग समझते हैं हिस्ट्री के बारे में। देखिए, क्रॉन एक पब्लिकेशन है जो बुक निकालती है। जैसा कि लूसेंट आप देखे हैं ना बुक, उसी टाइप का क्रॉन पब्लिकेशन है। इस सब में जैसे एनसीईआरटी का जो फैक्ट होता है उसको लिखा गया है एक समरी की तरह। जैसे पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का आपको टाइम नहीं है या पूरा जो टेक्स्ट बुक है उसको पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो ये सब बुक का अध्ययन किया जाता है। तो इस बुक में एनसीईआरटी का जो या टेक्स्ट बुक है उसका फैक्ट लिखा गया है। आज हम लोग इस किताब का फैक्ट देखेंगे और जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा साथ में हम बताते चलेंगे। देखिए, हम लोग भारतीय इतिहास को अध्ययन करते हैं, ठीक है, भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। देखिए, इतिहास आपको तीन प्रकार से या तीन तीन भागों में बटा हुआ है। आपको पता ही है कि तीन भागों में बटा हुआ है। तीन भाग में कौन कौन बटा हुआ है? एक है प्राचीन इतिहास है, ठीक है, दूसरा कौन है तो मध्यकालीन है, और तीसरा कौन है आधुनिक है, ठीक है। यानी प्राचीन इतिहास किसको कहेंगे? जो प्राचीन घटनाओं से प्रेरित होता है उसको क्या कहते हैं? प्राचीन इतिहास कहा जाता है। और जो मध्यकालीन में, जैसे कि मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था या बहुत सारे राजाओं का, जो विदेशी राजाओं का आक्रमण भारत में हुआ था, उस काल को क्या कहते हैं? मध्यकालीन कहा जाता है। और जब अंग्रेजों का एंट्री हुआ ना, उस काल से लगभग कहा जाने लगा था कि आधुनिक काल आ चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग इतिहास का एक पहला चैप्टर की शुरुआत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास में क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि किताब में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन किताब में सिर्फ लिखा गया है, सब पढ़ना नहीं है। एग्जाम में कौन आता है ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए देखिए, प्राचीन भारत का इतिहास। अब प्राचीन है तो आप समझिए, प्राचीन है तो क्या होना चाहिए? प्राचीन जैसे ही लिख देगा तो यानी एशियट गाल से जितना भी संबंधित घटनाओं का है उसके बारे में विवरण करना, अध्ययन करना, समझने का प्रयास करना, यही इतिहास है। अगर किसी को लगता है कि इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तो इतिहास हमें ये बताता है या इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम कहाँ थे और कहाँ जाना है, ये इतिहास बताता है। जब तक आप नहीं जानिएगा कि हम यहाँ पे ए नाम के जगह पर हैं, तब तक बी पर आप कैसे जाइएगा? ठीक है, डायरेक्ट बी पर तो आप जा नहीं सकते हैं। पहले आपको एक पता होना चाहिए कि हम ए पर हैं और बी पे जाएंगे, तो ए क्या हो गया? इतिहास हो गया। तो इसी चीज़ को अध्ययन करेंगे हम लोग प्राचीन भारत के काल में। अब देखिए, जो भी अतीत की घटनाओं होता है, अतीत मतलब होता है क्या चीज़? जो पुराने ज़माने में घटना घट चुका है उसको कहते हैं अतीत। एक तरह से अध्ययन को विशेष महत्व देता है। अब देखिए, इससे अतीत से जुड़ा हुआ है, ये आप समझ रहे हैं। अब देखिए, इतिहास के स्रोत। अब देखिए, आप लोग तो देखे होंगे कि इतिहास के, अब तो जैसे आज से 500 साल पहले या 5000 साल पहले कोई तो था नहीं लिखने वाला, तो क्या करते हैं हम लोग? उसके स्रोत पे ध्यान देते हैं। स्रोत कहने का मतलब क्या है? वहाँ का अभिलेख हो सकता है, ठीक है, अभिलेख हो सकता है, या कुछ पुरातात्विक साक्ष्य हो सकता है। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जैसे कि किसी का कंकाल मिला या बर्तन मिला या वहाँ समाज का कपड़ा मिल रहा है या तो फिर खाने पीने की वस्तु कोई मिल रहा है, तो इसको क्या हम लोग कहते हैं? स्रोत कहते हैं, ठीक है। इसके स्रोत के अध्ययन करके हम लोग क्या करते हैं? किसी भी समाज के, किसी भी संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, हम लोग आज जो स्रोत का ही सबसे पहले अध्ययन करेंगे। अब देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में पुनः निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया गया है। यानी प्राचीन भारत का निर्माण जो किया गया है, ऐसे भी आप लोग देखे होंगे कि जैसे कि किसी भी चीज़ को लिखावट होता है या शुरुआत होता है तब विभिन्न स्रोतों से हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं, ठीक है। इसमें दो स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत किसको बोलते हैं? जो लिखा गया है। और पुरातात्विक स्रोत जो लिखा भी, मतलब पुरातात्विक स्रोत जो अवशेष मिला है, जैसे कि बर्तन मिल रहा है वहाँ पे, हड्डी मिल रहा है वहाँ पे, या कोई घर मिल रहा है, तो इसको कहते हैं क्या चीज़? पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, साहित्यिक जैसी स्रोत आवेगा तो समझिए कि सभ्य समाज हो रहा है, यानी पूरी तरह से पढ़ लिख लिया है। अब साहित्यिक स्रोत में कौन आ जाएगा? देखिए, स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक होता है साहित्यिक स्रोत, एक होता है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। साहित्यिक स्रोत में वैदिक काल को हम लोग रखते हैं, जिसको वैदिक पीरियड कहते हैं। संस्कृति को रखते हैं, पाली को रखते हैं, प्राकृतिक को रखते हैं एवं अन्य साहित्य को रखते हैं, ठीक है। देखिए,
वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ हैं उसको रखते हैं, संस्कृत में लिखा गया जितने भी ग्रंथ हैं उसको रखते हैं। पाली, आप लोगों को पता होगा कि बुद्ध भगवान जो धर्म प्रचार किया जा रहा था, ये किस भाषा में किया गया था, तो पाली भाषा में किया गया था। और महावीर द्वारा किस भाषा में किया गया था, तो प्राकृतिक भाषा में एवं अन्य साहित्य में। पुरातात्विक स्रोतों में देखिए पुरालेख, जो लेख लिखा गया है, सिक्का। अब हम लोग सिक्के से बहुत सारा, जैसे आप लोग देखिएगा कि सिक्का पर बीना बजाता हुआ चित्र मिलेगा आपको समुद्रगुप्त के, तो हम लोग उससे अंदाज़ा क्या लगा लिए कि जो बीना बजाने के लिए सबसे पसंदीदा होगा समुद्रगुप्त को। स्थापत्य अवशेष, स्थापत्य अवशेष मतलब क्या होता है, जो भवन कुंभन का निर्माण होता है। उत्खनन, खोद के हम लोग बहुत सारा चीज़ निकाल लेते हैं। तो याद रखिएगा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन। साहित्यिक स्रोत होता है, एक होता है पुरातात्विक स्रोत होता है। साहित्यिक स्रोत में वैदिक काल के जितने भी ग्रंथ होते हैं उसको शामिल कर लिया गया है। संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ, पाली में लिखा गया ग्रंथ या बोला गया प्राकृतिक में लिखा गया ग्रंथ एवं अन्य साहित्यों में शामिल करते हैं। अब पुरातात्विक में क्या हो जाता है, पुरालेख हो गया, सिक्का हो गया, स्थापत्य अवशेष हो गया, उत्खनन हो गया। सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं उत्खनन से भी प्राप्त किए, जैसे सिंधु घाटी पूरा सभ्यता उत्खनन पर चला है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो अवशेष होता है, ठीक है, जो साहित्यिक स्रोत में ही हो जाता है, विदेशियों द्वारा विवरण। अब देखिएगा कि बहुत सारे विदेशी व्यक्ति यहाँ पे भारत में आए थे। जो विदेशी व्यक्ति आए थे ना, वो अपने द्वारा कुछ एक्सपीरियंस लिख के जाते थे, तो उसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग देखे होंगे कि मौर्य काल में आया था मेगास्थनीज आया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आए थे, तो उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक से भी हम लोग बहुत कुछ समझ पाते हैं। अब साहित्यिक स्रोत में पहला स्रोत क्या है, तो ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है, जो ब्राह्मण साहित्य ऐसा नहीं कि ब्राह्मणों द्वारा लिखा गया था, ये ऐसा साहित्य है जो हिंदू धर्म से संबंधित है, उसी को ब्राह्मण साहित्य कहा गया। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जो चारों वेद है ना उसको शामिल किया, ब्राह्मण ग्रंथ को शामिल किया, अरण्य को शामिल किया, उपनिषद को शामिल किया, महाभारत, रामायण और पुराण को शामिल कर लिया। यानी कि हिंदू का या सनातन धर्म का जो भी प्रमुख ग्रंथ था उसको ब्राह्मण साहित्य में हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, अब बौद्ध साहित्य भी आवेगा। देखिए उस समय बौद्ध तो काफ़ी धर्म पर काफ़ी चल रहा था। देखिए विनय पिटक हो गया, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा किताब है। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अधिनम पिटक, महावंशक, ठीक है, महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन में पूछता है, बताइए बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो अश्वघोष है। महाभिभाषा जो वसुमित्र द्वारा लिखा गया था, जातक, ये सब किसका है, बौद्ध धर्म का किताब है। ठीक है, जैन धर्म में आ जाइए तो कल्पसूत्र, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कल्पसूत्र और भगवती सूत्र के बारे में काफ़ी बार पूछा है कि बताइए भगवती सूत्र किस धर्म का बुक है, तो जैन धर्म का है। कल्पसूत्र किसका है, तो जैन धर्म का है। आचारंगा है, सूत्र है। ठीक है, देखिए आचारंगा के बारे में उतना नहीं पूछता, लेकिन कल्पसूत्र और भगवती सूत्र ये दोनों आपको रट के रखना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में उठा के पूछ देता है। अब देखिए ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत। अब ऐतिहासिक मतलब जो इंडिविजुअल व्यक्ति थे जो लिख रहे थे, जैसे कि बहुत सारे उस समय लेखक तो वो लिख रहे थे। जैसे देखिए राजतरंगिणी, अब यहाँ से डायरेक्ट पूछता है राजतरंगिणी का लेखक कौन है, तो कलहन है। राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन है। पृथ्वीराज राशो, इसका कौन है, चंद्रवेदाई है। जो आप लोग देखे होंगे एक फिल्म बना था अभी हाल ही में, नाम उसका हम भूल रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी पर वो फिल्म था, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत जो फिल्म बनाया गया था ना, इसी किताब के आधार पर बनाया गया था। पृथ्वीराज राशो के जो चंद्रवेदाई ने लिखा था उसके कथा कहानी पर बनाया गया था। हर्ष चरित्र पुस्तक, हर चरित्र किसने लिखा था, बाणभट्ट। देखिए राजतरंगिणी का लेखक कौन है, कलहन है। पृथ्वीराज राशो का लेखक कौन है, चंद्रवेदाई है। ठीक है, हर चरित्र के लेखक कौन है, बाणभट्ट है। मुद्रा राक्षस, बहुत बार किताब में पूछा, एग्जाम में पूछा गया कि मुद्रा राक्षस के कौन है, तो विशाख दत्त है। मुद्रा राक्षस के कौन है, विशाख दत्त है। और अर्थशास्त्र, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य आपको मिलेगा। और कौटिल्य का 3 नाम है, देखिए कौन कौन नाम है। एक होता है विष्णुगुप्त, क्या होता है, विष्णुगुप्त नाम है इसका। और दूसरा नाम है चाणक्य, चाणक्य नाम है, तो याद रखिएगा चाणक्य के नाम से तो आप लोग जानवे करते होंगे। विष्णुगुप्त नाम है इसका और चाणक्य नाम है, किसको, कौटिल्य का नाम है। विष्णुगुप्त और चाणक्य नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए अभिनव शकुंतलम, देखिए अभिनव शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा लिखा गया था। स्वप्नवास वदाता भाष्य द्वारा लिखा गया था। देखिए अभिनव शकुंतलम जो था ना, कालिदास द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या है कि प्रेम कथा के बारे में भी लिखा गया है। जो आप लोग किताब पढ़िएगा तो इसमें मिलेगा प्रेम कथा के बारे में, जो राजा थे अग्नि उनके पूरा लिखा गया है। चलिए, तो ये ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत था जिसको हम लोग देखें। अब देखिए राजाओं द्वारा रचित
साहित्य। अब राजा भी क्या करते थे ना, देखिए होता क्या था ना कि राजा महाराजाओं को अगर लड़ाई उड़ाई नहीं होता था, अगर युद्ध वगैरह नहीं हो रहा है, तो राजा वगैरह क्या करते थे, ऐसे बैठे रहते थे तो कुछ ना कुछ लिखा करते थे, जो शायराना होते थे, जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते थे, जो लड़ाई झगड़ा में कम विश्वास करते थे, उसके द्वारा कुछ लिखा जाता था। जैसे देखिए हाल लिखा गया था, ठीक है। अब हाल एक राजा है, हाल एक राजा जो सातवाहन वंश का, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए गाथा सप्तशती का लेखक कौन है। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है, तो हाल है। कौन है, हाल है, ठीक है। कौन, हाल है। अब देखिए महेंद्र बर्मन जो पल्लव वंश का है, महेंद्र बर्मन कौन है, तो पल्लव वंश का है। इसका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मत विलास प्रहसन है। मत विलास प्रहसन है। अब हर्षवर्धन, इसका इंपॉर्टेंट है, इसका किताब जरूर याद रखिएगा। महेंद्र बर्मन का छोड़ सकते हैं लेकिन हर्षवर्धन का नहीं छोड़ सकते हम लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन के द्वारा बहुत सारे बुक को लिखा गया था। अब देखिए रत्नावली बहुत फेमस है। कौन है, रत्नावली, इसका बहुत फेमस किताब है। नागानंद बहुत फेमस किताब है। प्रियदर्शिका, अभी कोई हाल ही एग्जाम में कोई हम लोग देख रहे थे ऐसे ही क्वेश्चन कि कौन सा उस क्वेश्चन, उस एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया, तो उसमें ये प्रियदर्शिका के बारे में पूछा हुआ था कि बताइए प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, ठीक है। तो उसमें नहीं लिखा हुआ था कि राजा के द्वारा लिखा गया था या सिर्फ नाम दे दिया गया था हर्षवर्धन या कोई और राजा के द्वारा। तो याद रखना है कि रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका किसका लेखक है, इसका लेखक कौन है, तो हर्षवर्धन है। अगला है सोमेश्वर। सोमेश्वर जो चालुक्य वंश के थे, उसका लेखक कौन है, मतलब कौन सा बुक लिखे थे, तो मानसो ललास। मानसो ललास ने लिखा था। ये किताब नहीं पूछता है, ठीक है, तो मन करे तो आप याद कीजिए, लेकिन हर्षवर्धन और हाल का, ये दोनों को जरूर याद रखिए। हाल क्या लिखा था, तो गाथा सप्तशती लिखा था, ठीक है। और हर्षवर्धन ने 3 किताब लिखा, कौन कौन, रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका। चलिए आइए नीचे देखिए साहित्यिक स्रोत ग्रंथ में और कौन कौन है। कलहन की राजतरंगिणी। अब देखिए कलहन द्वारा लिखा गया था काची राजतरंगिणी, जो संस्कृत भाषा की पहली और ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलता है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जो संस्कृत भाषा में, अब ऐसे पूछ देगा कि बताइए संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक का नाम बताइए क्या है, तो कलहन का पुस्तक क्या है, राजतरंगिणी का है, ठीक है। कौन है, राजतरंगिणी है, तो याद रखना है कलहन की पुस्तक कौन, राजतरंगिणी संस्कृत भाषा की पहली पुस्तक थी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है महावंश और दीपवंश। ये बौद्ध धर्म, बौद्ध ग्रंथ, दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ हैं। तो इतना नहीं पूछेगा कि दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ है, बस इतना याद रखना है कि महावंश और दीपवंश किस धर्म के बुक है, तो किस धर्म की बुक है, बौद्ध धर्म की बुक है। किस धर्म की बुक है, बौद्ध धर्म की बुक है, ठीक है। अगला देखिए ललित विस्तार। ललित विस्तार ये भी किसका है, बौद्ध धर्म की ग्रंथ है, जो नेपाल में इसकी रचना हुआ था, ठीक है। अभी तक तो नहीं पूछा गया है कि कहाँ रचना हुआ था, लेकिन भविष्य में हो सकता है क्वेश्चन पूछ दें कि बताइए ललित विस्तार की रचना कहाँ हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। और कौन से धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध ग्रंथ है। अब देखिए पाणिनि है जो संस्कृत व्याकरण। अब देखिए पाणिनि, आप लोग नाम सुने होंगे, कहा जाता है पाणिनि के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि पाणिनि इतना सोच विचार करते थे ना कि एक बार गुफा में बैठे हुए थे और इनके जो भी अध्ययन उध्ययन कर रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि इनके पास से आकर के जो शेर किया गया था इनके गुफा में, इनका पैर खा लिया और बाघ चला भी गया और इनको पता भी नहीं चला कि पैर हमारा बाघ खा के चला गया था, ठीक है। लेकिन ये कल्पना लगता है, हकीकत नहीं लगता है, फिर भी एक कहानी है। देखिए पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना किया था। अब याद रखना है, देखिए संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक कौन है, तो अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। याद रखना कि संस्कृत व्याकरण का पहला पुस्तक कौन है, अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो पाणिनि है, ठीक है। और कौन से काल में रचना हुआ था, इसका मौर्य काल में इसका रचना किया गया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन क्या होगा कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। अष्टाध्यायी कौन सा पुस्तक है, तो संस्कृत व्याकरण है। इसकी रचना किस काल में हुआ था, तो मौर्य काल में हुआ था। आइए पतंजलि, ठीक है। अब देखिए पतंजलि है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था। देखिए आजकल जो पतंजलि ब्रांड है ना, उसका समझिए कि जो बाबा रामदेव चलाते हैं यही पतंजलि है, ठीक है, उन्हीं के नाम चला रहे हैं। तो पतंजलि ने क्या लिखा था, तो महाभाष्य की रचना किया था, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित था। अब ये देखिए अभी तक ये थोड़ा थोड़ा पूछ सकता है, कैसे पूछेगा जो बता रहे हैं, जब ऊपर वाला एक लेवल में जाइएगा ना तब पूछेगा का चीज। एक तो ऐसे पूछ देगा कि बताइए महाभाष्य की रचना किसने किया था, तो पाणिनि, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ ये पूछेगा कि महाभाष्य जो है किस पुस्तक पर आधारित है, तो किस पुस्तक पर आधारित है, अष्टाध्यायी पुस्तक पर आधारित है। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है।
ठीक है। अब आज ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि। अब देखिए हर्ष के दरबारी कवि कौन था? तो बाणभट्ट। ये भी याद रखना कि हर्ष का दरबारी कवि कौन है? बाणभट्ट है। या ऐसे पूछेगा बाणभट्ट किस राज्य के दरबार में रहा करते थे? तो हर्ष के दरबार में हर्षचरित लिखा था। अब हर्षचरित लिखने के पीछे क्या है? इसमें देखिए बस राजा का गुणगान होता है। याद रखिएगा जितना भी राजा अपने कवियों के द्वारा लिखवाया जाता था ना, वो भी ऐतिहासिक स्रोत है, लेकिन उसमें ज़्यादातर देखा गया कि गुणगान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। अगला देखिए अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी? कौटिल्य है। कौटिल्य का नाम कौन नहीं सुना होगा? अगर कौटिल्य का नाम नहीं सुने होगा तो चाणक्य का तो पक्का नाम सुने होंगे। और चाणक्य का ही नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। यानी चाणक्य का दो नाम है, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। ठीक है। अब इसका क्या है कि मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था के चित्रण किया गया। अब इसमें पूछता क्या जो बताते हैं। नाम का चाहिए अर्थशास्त्र। देखिए इसका हम स्टार लिख दे रहे हैं। ठीक है। नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यहाँ पे देखिए और इसका लिखा कौन सी गया है? राज व्यवस्था के बारे में लिखा गया। क्या लिखा गया है? राज व्यवस्था के बारे में। तो कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि नाम जब अर्थशास्त्र है तो राज व्यवस्था के बारे में कैसे लिखा जाएगा। देखिए पहले इतना सब्जेक्ट का बंटवारा नहीं हो गया था कि अर्थशास्त्र अलग होता है, राज व्यवस्था अलग होता है, तो उसी में सब लिख दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला जो बुक है बागपति। बागपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखा था। अब देखिए बागपति ने कन्नौज के राजा कौन था? यशोवर्मन पर आधारित गौड़वह नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ रचनाएं। अब देखिए हेमचंद्र का, देखिए हेमचंद्र आप लोग राजा का नाम सुना होंगे। हेमचंद्र का कुमार पाल चरित्र है। ठीक है। हेमचंद्र का पुस्तक कौन सा है? कुमार पाल चरित्र है। ठीक है। न्यायचंद्र का हमीर काव्य है। न्यायचंद्र का हमीर काव्य है। देखिए अभी तक एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है। लेकिन इसको पूछने की संभावना बढ़ सकता है। जिसके बारे में बता रहे हैं उसके बारे में जरूर याद रखिएगा। देखिए हेमचंद्र द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? कुमार पाल चरित्र लिखा गया था। न्यायचंद्र का कौन सा पुस्तक है? तो हमीर काव्य है। पद्मगुप्त का कौन सा है? नवशाहार एक मिनट रुकिए यार। चलिए पद्मगुप्त का क्या लिखा गया था? तो नवशाह शांग चरित्र लिखा था। अब बिल्लाह का कौन सा पुस्तक है? तो भोज प्रबंध है। देखिए इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा कि भविष्य में कभी पूछ न दे। ठीक है। अब देखिए तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरित्र में, देखिए ये पूछेगा नहीं, हटाइए फालतू है, ये पूछेगा नहीं आपसे। अब देखिए यूनानी लेखक आ जाइए। हाँ इसमें पूछेगा, बहुत सारा नाम पूछता है। हेरोडोटस, इसका नाम तो यार मत पूछिए, कब कहाँ कहने से टपक जाता है पता नहीं है। हेरोडोटस। अब हेरोडोटस को क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। इसका पुस्तक का नाम क्या है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। यानी कि इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहा जाता है। और इस कौन सा बुक लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। दूसरा जो है मेगास्थनीज के बारे में, ये किसके राज दरबार में आया था? सबसे पहले ये देख लीजिए। देखिए मेगास्थनीज सेल्यूकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। अब सेल्यूकस कौन था? देखिए महान जो सिकंदर था ना, सिकंदर महान, उसका सेनापति कौन था? सेल्यूकस था। उसी का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आई कौन सा पुस्तक लिखा था? इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। देखिए आज से इंडिया नाम नहीं है, अंग्रेज इंडिया नाम दे के नहीं गया है। समझिए हमारा इंडिया नाम समझिए अशोक के काल में ही या चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ही लगभग तय हो चुका था। ठीक है। यह मूल रूप से क्या है? अपर्याय है। देखिए इसका मूल रूप जो है ना मिला नहीं है हम लोग को, लेकिन लेखकों के आधार पर हम लोग इसका पुस्तक का रचना फिर से कर दिए हैं। तो इससे क्या क्या सवाल पूछ सकता है? बताइए कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। किसका? सेल्यूकस का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब कौन सा पुस्तक लिखा था? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। कौन? मेगास्थनीज। हेरोडोटस कौन था? इतिहास का पिता था। और कौन सा पुस्तक लिखा था? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। चलिए एक है अज्ञात लेख। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है जी, आप लोग को नहीं मालूम है तो किसी भी एग्जाम में देखिएगा आपको पूछ सकता है। ठीक है। अब बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन इसका कि देखिए पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी यानी लाल सागर का विवरण का लेखक कौन है? अज्ञात है। यहाँ पे नन ऑफ दीज होना चाहिए आंसर। ठीक है, समझ रहे कि ना? दिया भी है क्वेश्चन, या पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिहार के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा? पेरिप्लस ऑफ द
एरिथियन सी यानी लाल सागर का विवरण। देखिए लिख के चला गया है, लेकिन ये अपना नाम लिखना शायद भूल गया होगा, या तो फिर ये भी हो सकता है कि किसी को पता नहीं होगा कि लिख के चला गया, और जो भी है तो बस इतना याद रखना है काची कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक कौन है, तो कोई नहीं है, अज्ञात है, नहीं जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, टॉलमी। अब आइए टॉलमी के बारे में देखते हैं। टॉलमी ने क्या लिखा था? जियोग्राफी लिखा था। जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखा था जो प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देता है। ठीक है, समझे कि नहीं? कौन सा? टॉलमी। देखिए यहाँ पे देखिएगा, हेरोडोटस क्या लिखा था? तो इतिहास के बारे में लिखा था, हिस्टोरिका। यहाँ पे टॉलमी क्या लिखा है? ज्योग्राफी लिखा है, जियोग्राफी लिखा है। ठीक है, अस्ट्रैबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। तो ये भी पूछता है क्वेश्चन जी कि बताइए किस इतिहासकार ने या लेखक ने मेगास्थनीज के जो लिखा गया था विवरण को उसको काल्पनिक माना था? कौन? तो अस्ट्रैबो माना था। कौन? अस्ट्रैबो। ये सब कौन था? ये सब यूनानी लेखक था। कौन था? तो याद रखिएगा, यूनानी लेखक। तो कौन? यूनानी लेखक था ये सब। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे रोमन लेखक। रोमन लेखक देखिए सबसे इंपॉर्टेंट भी में भी कुछ आता है, जैसे कि प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका, ठीक है, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। तो पूछ सकता है कि नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो कौन लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। कौन लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। इसमें भारत और इटली के संबंध के बताता है, व्यापारिक संबंध को कैसे था, नहीं था, हाँ था। तो सिर्फ रोमन लेखक से एक याद रखिएगा, प्लिनी के लेखक। प्लिनी ने कौन सा पुस्तक लिखा था? तो नेचुरली हिस्टोरिका लिखा था। ठीक है, अब आइए चीन से 2 या 3 प्रश्न पूछेगा जी। अब चीन लोग कहाँ आता था घूमने के लिए? देखें, हम लोग के यहाँ जो बौद्ध धर्म था ना, इसका विस्तार कहाँ हो चुका था? तो चीन में भी हो चुका था। और जब चीन में हो चुका था ना, तो इसीलिए इसका विस्तार धीरे धीरे जब चीन में हुआ, तो वहाँ के बौद्ध जो लोग थे, जो भी बौद्ध धर्म मानते थे, जो भी व्यक्ति घूमना चाहते थे या अध्ययन करना चाहते थे, तो इंडिया में आते थे। देखो सबसे पहला कौन आया था? तो फाहियान था। कौन था? फाहियान। देखिए यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय आप लोग जानते ही हैं, गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, और उसने कौन सी बुक की रचना किया था? तो फू को की रचना किया था। फू को की रचना किया था। तो याद रखना है कि फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने कौन सी पुस्तक की रचना किया था? तो फू को की रचना किया था। फूक दीजिए। ठीक है, आगे आइए इधर। अब देखिए हेनसांग, इसके बारे में पूछेगा कि हेनसांग, ठीक है, किसके बारे में पूछेगा? तो हेनसांग के बारे में पूछेगा। ठीक है, यह हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था? तो भारत में आया था। ठीक है, ये हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। कितना? 629 ईस्वी में आया था भारत में। ठीक है, 629 ईस्वी में आया था। देखिए हेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था 629 में। डेट भी याद रखिएगा जी, 629 में आया था। और इसकी पुस्तक का नाम क्या था? सी यू की था। क्या नाम था इसका? सी यू की। इसका पुस्तक का नाम बताइए क्या था? फाहियान का पुस्तक तो फूको की था। फूको की। और इसका क्या है? सी यू की। अब देखिए वाटसर के अनुसार वह भारत का इन यानी अर्धचंद्राकार नाम दिया था। तो ये भी याद रखना है कि इन मतलब अर्धचंद्राकार नाम किसने दिया था? तो कौन बोला था भारत के बारे में? तो हेनसांग बोला था। कौन? हेनसांग। इंटू। ठीक है, इंटू क्या था? अर्धचंद्राकार। ये क्या बोला था ना कि जैसे कि हेनसांग क्या बोला था कि जो भारत है ना, भारत अर्धचंद्राकार है। पता नहीं कहने से इसको दिखाई पड़ गया था कि अर्धचंद्राकार है। इसको क्या बोला था? तो इंटू। तो ये पूछता है एग्जाम में कि बताइए भारत के बारे में किस इतिहासकार या इतिहास में बोला गया है कि अर्धचंद्राकार है? तो हेनसांग ने बोला है। ठीक है, हेनसांग के मित्र। ये सब फालतू चीज़ इतना नहीं रटने का चीज़ है, बस हाँ इतना याद रखना कि इसने 138 देशों की विवरण मिलता है। ठीक है, याद रखना कि इसमें क्या होता है ना कि जो सी यू की है ना, ये पुस्तक जो लिखा था, इसमें 138 देशों के विवरण मिलता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भविष्य में कभी भी कि बताइए किस व्यक्ति की किताब में 138 देशों के विवरणों की यात्रा गाथा मिलता है? तो हेनसांग की किताब में मिलता है। इसका नाम क्या है? शी यू की है। शी यू की। अब आइए इत सिंह के बारे में। देखिए 7वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इतना नहीं पूछेगा 7वीं शताब्दी में, बस इतना पूछेगा कि नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का वर्णन किया था। कौन? तो आप लोगों को पता है नालंदा विश्वविद्यालय का नालंदा में मिलेगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है जी? तो ये कहाँ मिलेगा तुम आपको? तो भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, जितना भी विक्रमशिला से संबंधित है ना, विक्रमशिला पहाड़, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला डॉल्फिन सेंटर, ये सब भागलपुर में बनाया गया है। अब आइए अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक भी धीरे धीरे आने लगे थे। तो सुलेमान, आप लोगों को पता है सुलेमान बहुत इंपॉर्टेंट थे। 9वीं शताब्दी में भारत आया था। ठीक है,
पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। तो एक बार ऐसे ही इस क्वेश्चन आया हुआ है कि पाल और प्रतिहार के शासकों के बारे में किसने लिखा था, तो सुलेमान। कौन सा अरबी लेखक था जिसने पाल और प्रतिहार के बारे में लिखा था, तो कौन लिखा था, सुलेमान लिखा था। कौन, सुलेमान। अरबी देखिए अल बरूनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, याद रखिएगा कि इतिहास में इसके बारे में काफ़ी बार प्रश्न पूछा है। अगर 10 एग्जाम हुआ है ना तो उसमें लगभग 7 या 6 में तो पूछा है कि अल बरूनी कौन था, कहाँ से आया था। ऐसे देखिए अल बरूनी, ठीक है, मोहम्मद गजनवी के समकालीन था। समकालीन क्या था, इसी के साथ आया था। किसके साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तो ये भी पूछता है कि बताइए कौन सा बड़ा लेखक था जो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, तो अल-बरूनी था। इसका लेखक कौन है, किताब का नाम क्या, तहकीक-ए-हिंद था। क्या नाम था इसका, तहकीक-ए-हिंद किताब का नाम था। इसी को हम लोग कहते हैं किताब उल हिंद, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि तहकीक-ए-हिंद या किताब उल हिंद, कोई दोनों में से कुछ भी दे देगा, दोनों एक ही किताब है। इसका लेखक कौन है, अल-बरूनी है। कौन है, तो अल-बरूनी है। और किसके शासनकाल में आया था या किसके साथ आया था, तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था, मोहम्मद गजनी के साथ आया था, ठीक है। अब देखिए एक और किताब पूछता है, जैसे कि आप देखे होंगे कि तिब्बती बौद्ध जो लेखक है ना, तारनाथ, ऐसे इसके बारे में उतना नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। देखिए तारनाथ के बारे में क्या है, कंगयूर और तंगयूर नाम से पुस्तक लिखा था। तारनाथ ने क्या लिखा था, कंगयूर और तंगयूर नाम से पुस्तक लिखा था, जो उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देता है। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मन करे तो याद कीजिए, नहीं मन करे तो छोड़ दीजिए। आइए पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है। देखिए पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख होता है। अभिलेख आप लोग समझते ही हैं, सिक्के, मोहर, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष उसको कहते हैं जो खाने पीने के सब्जी बनाया जाता, खाने पीने के सब्जी उब्जी जो बनाने उने वाला होता है ना, जैसे बर्तन हो जाए या तो फिर कुछ और ओढ़ने बिछाने, ये सब वाला, इसको कहते हैं भौतिक अवशेष। मृदभांड जो मिट्टी का बना हुआ रहता है। आभूषण जो गहना सोना चांदी होता है जो पहनने में काम आता है, इसको कहते हैं पुरातात्विक अवशेष कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए एलेक्जेंडर कनिंघम, इसके बारे में तो भारत के समझिए कि सबसे बड़ा योगदान है इसका पुरातत्व में, को भारत का पुरातात्विक का पितामह कहा जाता है, ठीक है। यानी कि पुरातात्विक का पितामह किसे कहते हैं, तो एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसको याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो VBI है, ठीक है। एलेक्जेंडर कनिंघम कौन था, तो पुरातात्विक का पिता कहा जाता है। आइए अभिलेख किसको कहते हैं, जो लेख, मुहर, प्रारंभ स्तंभों, स्तूप, चट्टानों तथा ताम्र, देखिए लेख हो गया, मुहर हो गया, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों या ताम्र पत्रों पे मिलते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, अभिलेख। जो लिखा उखा गया है ना, पत्थर पे इधर उधर लिखा गया, उसको क्या कहते हैं, अभिलेख कहा जाता है। एपिग्राफी क्या होता है, कभी पूछ देगा। देखिए अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं ना पुरातत्व, उसको क्या कहते हैं, एपिग्राफी कहते हैं। पेलियोग्राफी किसको कहते हैं, तो अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों के प्राचीन तिथियों के अध्ययन के पुरातात्विक स्रोत। देखिए एक चीज समझिए, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कार्बन 12 और कार्बन 14 के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का एज हम लोग पता कर लेते हैं। तो उसका अध्ययन जब करते हैं ना कि कितना पुराना है नहीं है, तो उसको कौन अध्ययन करते हैं, तो पेलियोग्राफी अध्ययन करते हैं। ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला PDF पे चलते हैं। अब देखिए एक होता है न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्या है, सिक्कों के अध्ययन करने को कहते हैं। ये आप लोग को पता ही होगा, ठीक है, कि सिक्कों का अध्ययन करने को क्या कहता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। अब देखिए सिक्का, अब देखिए भारत में प्राचीन सिक्के का कौन सा होता था, तो पंचमार्क सिक्का मिलता था। इसी को आहत सिक्का भी कहा जाता था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए कि प्राचीन भारत में जो सिक्का होता था उसको क्या कहते थे, तो पंचमार्क कहते थे या आहत सिक्का होता था। देखिए पंचमार्क क्या होता था ना, कि हल्का सा मोहर मार करके और काम चला दिया जाता था, उसको पंचमार्क या आहत सिक्का कहते थे, ठीक है। अब देखिए साहित्यों में इन सिक्कों को क्या कहा गया, तो काशापर्ण कहा गया था। ये भी पूछता है क्वेश्चन कि बताइए भारत में प्राचीन सिक्का जो था उसको क्या कहा जाता था, साहित्य भाषा में तो काशापर्ण कहा जाता था। ऐसे इसको कौन सा था, पूछ सकता है कि बताइए भारत का प्राचीनतम सिक्के का नाम क्या है, तो पंचमार्क है। इसी को क्या बोलते हैं, आहत सिक्का बोलते हैं। इसी को साहित्य भाषा में क्या बोलते हैं, तो काशापर्ण बोलते हैं, ठीक है, काशापर्ण बोलते हैं। अब देखिए पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोने तथा शीशे के बनाए जाते थे। अब देखिए तांबा, सबसे पहला सिक्का तांबा का बनाया गया था, याद रखिएगा। और धातु का भी प्रयोग कौन सा किया गया था, तांबा का सबसे पहले किया गया था। उसके बाद चांदी का बनाया गया, उसके बाद सोने का बनाया गया, लास्ट में शीशा का बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए शीशे का सिक्का किसने चलाया था, तो एक वंश आएगा जिसका नाम है आंध्र सतवाहन वंश, उसके द्वारा शीशे के सिक्के का चलाया गया था। अब आइए अगला देखते हैं,
कि प्रारंभिक सिक्कों में कुछ प्रतीक मिलते हैं, पर बाद के सिक्कों में राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियों का उल्लेख मिलता है। ये नहीं आपको याद करना है। देखिए सोने का सिक्का सर्वाधिक, देखिए यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। सोने का सिक्का से इतना सारा क्वेश्चन है कि 3 क्वेश्चन तो कम से कम है। देखिए अगर सोने का सिक्का आ जाए तो सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया था? यूनान चलाया था। कौन चलाया था? तो यूनान चलाया था। सबसे पहले सोने का सिक्का कौन चलाया था? हिंद यूनान जो था ना, उसने चलाया था काची सोने का। चलिए देखिए, तो सबसे पहले अगर सोने का सिक्का पूछेगा आपसे तो सबसे पहले कौन सोने का सिक्का चलाया था? तो हिंद यूनानी ने चलाया था। और सबसे ज़्यादा देखिए सर्वप्रथम, देखिए ये लिखित सिक्का अगर पूछे ना, सोने के सिक्का में लिखित सिक्का, तब आवेगा कौन? कुषाण आवेगा। इस कुषाण से एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा शुद्ध सिक्का किसने चलाया? तो कुषाण ने चलाया था। शुद्ध सिक्का भी किसने चलाया? कुषाण चलाया था। लेकिन सबसे पहले पूछ दे कि सोने का सिक्का कौन लेके आया? तो हिंद यूनानी ने लेके आया। और सबसे पहले लिखित सोने में सिक्के में कौन लेके आया था? तो कुषाण लेके आया था। और कुषाण के बारे में एक और प्रश्न पूछता है क्या चीज कि शुद्ध सोने का सिक्का कौन लेके आया? तो कुषाण लेके आया। अब देखिए गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने का, अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन चलवाया जी? ठीक है, तो गुप्त शासकों ने चलवाया था। तो 3 क्वेश्चन याद रखना है कि सबसे पहले सोने का सिक्का कौन लेके आया? तो हिंद यूनानी ने लेके आया। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कौन लेके आया? तो कुषाण ने लेके आया। और सबसे ज्यादा सोने का सिक्का कौन लेके आया? तो गुप्त वंशों ने लेके आया था। समुद्रगुप्त ने एक सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। इससे प्रमाणित होता है कि समुद्रगुप्त संगीत का बहुत प्रेमी था। याद रखना है कि संगीत का प्रेमी को राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त था। अब देखिए सातवाहन ने क्या किया था? शीशे का सिक्का चलाया था। पहले ही बता चुके हैं, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बताइए शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहन वंश ने चलाया था। सातवाहन वंश में आप लोग नाम सुने होंगे, सत्यकर्णी का नाम सुने होंगे, गौतमीपुत्र सत्यकर्णी का सबसे इंपॉर्टेंट है। गुप्त काल में जो स्वर्ण के सिक्के होते थे, जो सोने के सिक्के होते थे, उसको क्या नाम दिया जाता? दिनार। ठीक है, दिनार आज भी होता था। जो प्राचीन काल की फिल्मों देखिएगा ना तो आपको दिनार मिलेगा। आपको चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? रूपक कहा जाता था। यहीं से क्या निकला है? तो रुपया निकला है। क्या चीज निकला है? रुपया निकला है। तो याद रखना है रूपक से ही क्या निकला है? रुपया। और गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को क्या बोलते थे? दिनार, दिनार बोलते थे। और चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? तो रूपक बोलते थे, रूपक। अब आइए अभिलेख। अब देखिए अभिलेख पे जो चट्टान उट्टान रहते थे ना, जो उस पर लिखवा दिया जाता था या खुदवा दिया जाता था या मूर्ति को मिलता था, उस सबको अभिलेख में ही हम लोग डाल देते थे। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा है ना जो किस कहाँ है? तो मैसूर अभिलेख में आपको मिलेगा, मैसूर संग्रहालय में। और मैसूर आप लोगों को पता ही है कर्नाटक में है। और मैसूर किसके लिए फेमस है? आप लोगों को पता है, इतिहास में पढ़े होंगे, टिप्पू सुल्तान और हैदर अली के लिए फेमस है। कौन? मैसूर। मौर्य और मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेस्केरम्स नामक ग्रंथ में संकलित किए गए हैं। ठीक है, यानी कि देखिए ये सवाल आपसे कभी नहीं पूछेगा, इसलिए इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, हटा दीजिए। देखिए यही चीज़ होता है, पढ़ने के टाइम में देखना पड़ता है कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। ये सवाल आपको बहुत ज़्यादा आवेगा कि मैसूर संग्रहालय कहाँ है? तो कर्नाटक में। आप लोगों को पता ही है। सबसे ज़्यादा अभिलेख कहाँ है? तो मैसूर संग्रहालय में है। आइए प्राकृतिक लिपि किसको कहते हैं? जो आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखा जाता था ना, उसको प्राकृतिक लिपि कहा जा सकता था, कह सकते हैं ब्राह्मणी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे जाते थे। बाएं से दाएं आप लोग देखे होंगे, बाएं बाएं से दाएं कैसे लिखा जा सकता है? जो हम लोग लिखते थे ना, जो उर्दू में लिखा जाता है ना बाएं से दाएं, ठीक है, नहीं सॉरी, उर्दू में नहीं, हम लोग जो लिखते हैं ना बाएं से दाएं, इसको कहते हैं कौची? ब्राह्मणी लिपि कहा जाता है। ठीक है, एक होता है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में तो दाएं से बाएं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए प्राकृतिक लिपि आपको पता ही है, जो आरंभिक अभिलेखों में लिखा जाता तो प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था। अभी बताइए प्राकृतिक भाषा में अपना धर्म का प्रचार कौन किए थे? तो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको, तो कौन किए थे? तो ये जो जैन धर्म के थे ना महावीर, वो किए थे कौन? ठीक है, आप लोग को बताना है पहले बिना वीडियो देखे हुए। देखिए इसको याद कैसे रखना है कि ब्राह्मणी लिपि और खरोष्टी लिपि में अंतर। देखिए दोनों में कन्फ्यूजन है, ब्राह्मणी लिपि बाएं से दाएं कर रहा है, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं कर रहा है। तो इसको याद करने का एक हम लोग निकाले हैं। देखिए बा से ब्राह्मणी लिपि होता है तो बा से बाएं से दाएं जाएगा, यानी बा टकराएगा। ठीक है, तो यानी बा देखिए यहाँ पे है, बा से ब्राह्मणी, बा से बाएं से दाएं। और जब एक वो पता हो जाएगा कि बाएं से दाएं, तो दूसरा का क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, यानी दाएं से बाएं हो जाएगा। यानी खरोष्टी लिपि कहाँ से कहाँ हो जाएगा? दाएं से बाएं हो जाएगा। अब देखिए यूनानी और अरमाइका लिपि, यूनानी और अरमाइका लिपि के बारे में समझते हैं। देखिए पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख इन्हीं लिपियों में मिला था। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, स्टार मार्क लगा दीजिए। ठीक है, काची पूछता है कि जो
पाकिस्तान है और अफगानिस्तान में कौन सा लिपि मिला है, कौन सा लिपि का अभिलेख मिला है, तो कौन कौन है, यूनानी अभिलेख है, यूनानी लिपि है और अरमाइका लिपि है। तो अरमाइका लिपि के बारे में तो सीधे सीधे अफगानिस्तान से क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था, ठीक है। अब आगे आइए, देखिए 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के दो शिलालेख मेरठ से जो उत्तर प्रदेश में एवं टोपरा हरियाणा में मिले हैं, जिन्हें दिल्ली लाया और 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था। यहाँ से 2-3 का क्वेश्चन क्या पूछेगा जो बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये पूछेगा कौन सा राजा था जो अशोक के शिलालेखों को दिल्ली में लेके आया था, तो कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। देखिए फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारे काम किया है, जैसे नहरों का विस्तार उस्तार करेगा, गुलामों की सबसे ज़्यादा संख्या इसी के काल में रहेगा, तो उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो कहाँ कहाँ से लेके आया था, तो मेरठ उत्तर प्रदेश से लेके आया था, टोपरा हिमाचल हरियाणा से लेके आया था। अब यह है कि सबसे पहले इस अशोक के शिलालेख को पढ़ा कौन था, तो 1837 में पढ़ा था कौन, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कौन सा लिपि को पढ़ा था, अगर लिपि पूछ दे तो ब्राह्मणी लिपि को, सब लिपि को नहीं पढ़ पाया था, ब्राह्मणी लिपि को ही सिर्फ पढ़ पाया था, ठीक है। अब आगे देखिए शासनकाल में है जो बहुत सारे का अभिलेख है, जैसे समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित है, तो देखिए गुप्त वंश आपको लगता होगा लेकिन गुप्त से संबंधित नहीं है, ठीक है, सॉरी ये गुप्त है ना, देखिएगा जैसे एक नाम आप लोग देखे होंगे, क्या गुप्ते वंश से संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मौर्य है ना, उसमें भी गुप्त है, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त भी है, यहाँ भी चंद्रगुप्त मिलेगा आपको गुप्त वंश में भी, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा दोनों में, ये गुप्त अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है। देखिए समुद्रगुप्त है। अब समुद्रगुप्त जो है ना, गुप्त वंश का है, ये प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति ये पूछेगा, बताइए प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ना, अभिलेख किसके राज्यकाल में बनाया गया था, तो समुद्रगुप्त के राज्यकाल में बनाया था। देखिए जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया था, तो रुद्रदामन ने बनवाया था, जो शक वंश से संबंधित था। जूनागढ़ कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात में मिलेगा, ठीक है। आप लोग जब इतिहास पढ़े होंगे तो आज़ादी के समय जूनागढ़ इंपॉर्टेंट हो गया था गुजरात में। तो रुद्रदामन ने क्या किया था, तो रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण किया था। एक है भीतरी स्तंभ लेख, ठीक है, एक होता है भीतरी स्तंभ लेख किसने बनवाया था, तो स्कंद गुप्त ने बनवाया था। कौन बनवाया था, स्कंद गुप्त ने। अब देखिए हाथी गुफा अभिलेख, तो खारवेल कलिंग ने बनवाया था। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग खारवेल ने बनवाया था। यह एहलौर अभिलेख पुलकेश द्वितीय ने बनवाया था, जो चालुक्य वंश से संबंधित था। ये पुलकेश द्वितीय की इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर्षवर्धन को हराएगा नर्मदा नदी के तट पे। राजा भोज तो मध्य प्रदेश के थे और प्रतिहार वंश से था। ये क्या था, ग्वालियर प्रशस्ति का लिखा था, ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। देखो इसकी याद कैसे रखना है, आपको 1 से लेकर के 4 तक पहले रटिए, ठीक है, उसके बाद 4 से 5 से लेकर के 8 तक रटिए, और जो बचल है ना उसको इसमें रख दीजिए, ठीक है, तब याद हो जाएगा। जैसे 1 से 4 तक ऐसे देखिए, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन जूनागढ़, स्कंदगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख और खारवेल क्या है, तो कलिंग है, हाथी गुफा अभिलेख है, ठीक है। आइए पुलकेश द्वितीय, देखिए पुलकेश द्वितीय एहलौर अभिलेख है। राजा भोज ग्वालियर वाला है, ठीक है। विजय सेन जो बंगाल का शासक था, देवपाड़ा अभिलेख, ठीक है, विजय सेन देवपाड़ा अभिलेख है। हर्षवर्धन कौन था, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख था, मधुबन और बांसखेड़ा अभिलेख है। यशोवर्मन मंदसौर अभिलेख है। यशोवर्मन जो मालवा नरेश है, ठीक है, यशोवर्मन वो किसने क्या लिखा था, तो मंदसौर अभिलेख लिखा था। गौतमी बलश्री कौन था, तो नासिक अभिलेख लिखा था। नासिक कहाँ मिलेगा आपको जी, तो महाराष्ट्र में मिलता है। कहाँ मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, ठीक है। नासिक एक और के लिए फेमस है, आप लोग देखे होंगे जो कुंभ मेला होता है ना, कुंभ मेला 4 जगह होता है, कहाँ कहाँ होता है बताइए। सबसे ऊपर में जो होता है ना, हरिद्वार में होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। फिर बीच में एक आता है, कौन सा, बीच में आएगा फिर इलाहाबाद, जिसको अब नाम हो गया है प्रयाग हो गया है। और फिर इसके नीचे जाइएगा तो उज्जैन में आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर नीचे जाइएगा इसको तो कहाँ मिलेगा, नासिक में मिलेगा, ठीक है। नासिक गोदावरी नदी के किनारे है, उज्जैन किस नदी, क्षिप्रा नदी के किनारे है, प्रयाग तो संगम पर है, हरिद्वार आप लोग को पता ही है गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। अब आइए रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, संस्कृत भाषा में जारी प्रथम अभिलेख है, VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है, कि रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था ना, पहले देखिए जितना भी अभिलेख बन रहा था सब प्राकृतिक भाषा, ये भाषा वो भाषा में बन रहा था, लेकिन पहली बार संस्कृत में अभिलेख लिखा गया है। और किसका, कौन सा अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, ठीक है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। अब देखिए पुलकेश द्वितीय का एहलौर अभिलेख, पुलकेश द्वितीय ने क्या लिखवाया था, पहलौर अभिलेख लिखवाया था। उसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित किया गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए एहलौर जो अभिलेख है इसकी रचना किसने किया था, तो रवि कीर्ति ने किया था। किसने करवाया था, तो पुलकेश द्वितीय ने करवाया था। कौन करवाया था, पुलकेश द्वितीय ने करवाया था।
अब देखिए, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख में कारुबाकी एवं तीवर का उल्लेख है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कारुबाकी और तीवर का भी उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के प्रयाग, जो प्रयाग स्तंभ है ना, जो इलाहाबाद में बनवाया गया था, उसमें कारुबाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति की रचना उसके संधि विग्रह हरिसेन ने करवाया था। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बताइए प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है, तो हरिसेन है। बनवाया कौन था, समुद्रगुप्त, ये भी याद रखना है। बनवाया कौन था, समुद्रगुप्त, और लेखक कौन है, तो हरिसेन है। अब चलिए अंतिम पेज पे हम लोग चलते हैं। देखिए भानुगुप्त, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सती प्रथा का जो भिविया यही समझिए थे, ठीक है। देखिए भानुगुप्त ने एरन अभिलेख बनवाया था। कौन सा अभिलेख बनवाया था, एरन अभिलेख बनवाया था, जिसमें सर्वप्रथम सती प्रथा के जानकारी मिलता है हमको। क्योंकि यहाँ पे गोप राजा जो नामक सैनिक था ना, इसकी पत्नी क्या सती मतलब हो गई थी, ठीक है। इसका लिखित साक्ष्य मिलता है। तो पूछ सकता है कि बताइए सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है हम लोगों को, तो एरन अभिलेख में मिलता है। और एरन अभिलेख किसने बनवाया था, तो भानुगुप्त ने बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के, देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था, उदयगिरी गुहा लेख के अनुसार उसका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को विजय करना था या जीतना था। इतना कर देता तो अलग बात था कि चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए आदमी सोचने में क्या है, सोचने में पैसा थोड़ी लगता है, करने में लगता है। खैर जो भी है, तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा, लेकिन पूछने की संभावना बहुत है इसमें, ठीक है। स्टार लगा के रखिएगा इस सब क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें देखिए जिसमें भारत के महिमा मंडल होगा ना, उसका पूछेगा, जब पक्का पूछेगा कि संपूर्ण पृथ्वी के जीतने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सा अभिलेख मतलब इसकी जानकारी देता है, तो उदयगिरी का गुहा अभिलेख जानकारी देता है हम लोगों को। अब देखिए तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त फर्स्ट को सदरकालीन सूर्य की तरह बताया गया। जो फालतू है हटाइए, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में हूनों के आक्रमण का उल्लेख में तब बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए किसमें स्कंदगुप्त ने क्या बनवाया था, तो भीतरी अभिलेख बनवाया था, जिसमें हूनों के आक्रमण की जानकारी मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि हूनों के आक्रमण की जानकारी किसमें मिलता है, तो भीतरी अभिलेख में मिलता है। किसने बनवाया था, स्कंदगुप्त ने बनवाया था। देखिए मंदसौर अभिलेख में यशोवर्मन को जनेन्द्र कहा गया है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मेहरौली लौह स्तंभ में किया गया, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था ना, इसमें जो विजय प्राप्त किया था, इसका उल्लेख कहाँ किया था, तो मेहरौली लौह स्तंभ में इसका उल्लेख मिलता है आपको। मेहरौली लौह स्तंभ में कहाँ पे है, दिल्ली में मिलेगा आपको। अब देखिए विदेशी अभिलेखों में कौन है, तो बोगाज कोई है। कौन है, बोगाज कोई है, ठीक है। इसे एशिया माइनर भी कहा जाता है, जो मध्य एशिया में मिला है, ठीक है। आज से 1400 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ, जो संधि पत्र अभिलेख में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नास्त्याय का नाम का उल्लेख है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, इसको स्टार में हम लोगों को रखना। देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए सबसे पहले तो ये पूछेगा कि बोगाज कोई क्या है, तो यह अभिलेख है कहाँ से मिला है, तो देखिए ये मिला है अफगानिस्तान से, ठीक है, याद रखिएगा। इसको एशिया माइनर भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एशिया माइनर भी कहा जाता है, जो मध्य एशिया से मिला है। इसमें 3-4 देवताओं का वर्णन मिलता है, किसमें, मित्र देवता का, वरुण देवता का, इंद्र देवता का और नात्स्यय देवता का। पूछेगा कि बताइए वरुण, इंद्र, मित्र और नात्स्यय देवता का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है, मध्य एशिया में जाकर के, तो बोगा कोई या एशिया माइनर में मिला है, एशिया माइनर में मिला है। अगला देखिए हेलियोडोरस यूनानी राजदूत था। देखिए इसमें क्या है ना कि इसमें बेशनगर विदिशा आप लोग जानते हैं, झारखंड में, सॉरी यहाँ मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश में मिलता है। गरुड़ स्तंभ का उल्लेख भागवत धर्म की आराधना की जानकारी देता है। चलिए उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी एक चलते फिरते क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि बताइए गरुड़ स्तंभ का लेख किससे संबंधित है, तो भागवत धर्म से संबंधित है। अच्छा भागवत धर्म क्या होता है मालूम है, जो कृष्ण भगवान के द्वारा शुरू किया गया था धर्म ना, उसी को क्या बोलते थे, भागवत धर्म बोला जाता था, जो महाभारत के बाद शुरू हुआ था, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, भागवत धर्म बोला जाता था, ठीक है। अब आगे देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास में आधुनिक लेखक। अब देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक, जैसे आज भी बहुत सारा होता है ना, प्राचीन भारत पे लिखता है किताब बहुत सारा। देखिए 1776 में मनुस्मृति को अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंट लॉज के नाम से किया गया था। यानी कि बताइए, देखिएगा कि मनु पूछ सकता है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया गया था, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से किया गया था, ठीक है। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक था। आप लोगों को मालूम है कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया था, एशियाटिक
सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था कब? 1789 में किया था। ठीक है, अब इसने क्या किया था 1789 में नहीं जी, 1789 में अभिनव शकुंतलम को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कुछ नहीं पूछेगा इसे, हटाइए फालतू है इसी, खाली ये पूछेगा कि सर विलियम जोन्स ने क्या किया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। ये नहीं पूछेगा कब ये किया था, वो किया था, बस इतना पूछेगा कि अभिनव शकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास है। अगला है बिल्किंस। बिल्किंस ने 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के रखिएगा। ठीक है, कि बिल्किंस ने क्या किया था, यानी भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो बिल्किंस ने किया था। कौन किया था? बिल्किंस ने किया था। कब? 1785 में किया था। अगला देखिए, देखिए बिसेंट ऑर्थर स्मिथ की पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, अब देखिए इसमें क्या है ना कि प्राचीन भारत के सुव्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत किया गया। किसमें? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में प्रस्तुत किया है। किसने लिखा था? तो बिसेंट ऑर्थर स्मिथ ने लिखा था। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो आपका पूरी तरह से क्या, एक तरह से याद रखना, पूरी तरह से आप पढ़ लेते हैं तो आपको जो इतिहास का स्रोत है इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो जाएगा। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन आवेगा उसका हम लोग बताने का पूरा प्रयास किए हैं। देखिए पूरा पढ़ने से अच्छा है कि जहाँ जहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन करता है वहीं वहीं पढ़िए। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग 2-3 बार वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। टेक केयर, बाय बाय।